हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का नई क्लास में वेलकम, अभिनंदन। देखिए, आज हमारा 8वां डे है और इस 8वें डे के तहत हम फिराक गोरखपुरी साहब की जो रुबैया हैं अपने सिलेबस में, रुबैयों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनने वाले हैं वो कंप्लीट हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम इन रुबैयों का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो है वो हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, फिर लघुत्रात्मक करेंगे और अंत में हम फिराक गोरखपुरी साहब का परिचय, व्यक्तित्व और कृतित्व भी देखने वाले हैं। और आज से अपनी सारी क्लासें फिर से हो जाएगी कंटिन्यू। तो देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। सब संक्षिप्त में हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे फिराक गोरखपुरी साहब की जो रुबाया है उसका परिचय प्राप्त करते हैं, इनकी रचनाओं का विषय क्या रहता है और किन चीजों के लिए ये जाने जाते हैं फिराक गोरखपुरी साहब। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इनकी रुबाइयों की प्रमुख विषय जो है वो है प्रेम और सौंदर्य। रुबाइयों में प्रेम और सौंदर्य का सुंदर चित्रण मिलता है। प्रेम को जीवन का आधार बताया गया है। दूसरी विशेषता है मानव जीवन की क्षण भंगुरता। ध्यान रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं या फिर लघुत्रात्मक प्रश्न बन सकते हैं कि फिराक गोरखपुरी साहब की रुबाइयों की विशेषताएं बताइए। तो फिर आपको ये सारी चीजें वहां पे लिखनी पड़ेगी पॉइंट में। तो कवि जीवन की क्षण भंगुरता पर विचार करता है और मनुष्य को जीवन का सदुपयोग करने का संदेश अपने रुबाइयों के माध्यम से फिराक गोरखपुरी साहब देते हैं। नेक्स्ट है दार्शनिक चिंतन। रुबाइयों में दार्शनिक चिंतन भी दिखाई देता है। कवि जीवन के रहस्यों और मृत्यु के बारे में विचार करता है। और फिर आता है आध्यात्मिकता। तो रुबाइयों में आध्यात्मिकता का भी स्पर्श है। कवि ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति का भाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी सामान्य विशेषताएं हो गई, बिल्कुल सिंपल सा हमें ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न और भी बन सकता है इनकी भाषा से रिलेटेड, इनकी शैली से रिलेटेड। तो आप देखेंगे कि रुबाइया जो है ये फारसी कविता का एक प्रारूप है। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सी भाषा का प्रारूप है या किस भाषा में लिखी जाती है। तो रुबाइया फारसी भाषा में लिखी जाती हैं। फिराक गोरखपुरी ने रुबाइयों में उर्दू और हिंदी भाषा का मिश्रण भी किया है। तो मुख्य भाषा तो इनकी होती है फारसी, लेकिन फारसी के साथ साथ इन्होंने उर्दू भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग भी किया है और साथ ही साथ हिंदी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। उनकी रुबाइयों में सरल और सहज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा में प्रवाह और सौंदर्य है और कल्पना एवं बिंबों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से हुआ है। तो ये था संक्षिप्त परिचय रुबाइयों का। हमने इन रुबाइयों की विशेषता देख ली, हमने इनकी भाषा और शैली देख ली और अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनके प्रश्न उत्तर। और रोज की तरह आज भी जिन जिन प्रश्नों के आंसर आपको आते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है, प्रश्नों का आंसर बताते जाना है। एग्जाम से पहले एग्जाम जैसी फीलिंग आपको मिलेगी। पहला प्रश्न है, भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करता है, इसमें से कौन सा त्योहार है जो फिराक गोरखपुरी साहब की रुबाइयों में ये जो है वो प्रदर्शित करता है? दीपावली का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार, होली का त्योहार या भाई दूज का त्योहार? तो बच्चों, आप सभी जानते हैं भाई बहन के प्रेम का जो प्रतीक है वो क्या है? रक्षाबंधन। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, रक्षाबंधन। नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि उलझे हुए गेंसुओं में कंघी करके। तो पंक्ति में गेंसुओं शब्द से क्या अर्थ है? तो छोटा जो बच्चा होता है, छोटे बच्चे के जो बाल होते हैं घुंघराले होते हैं, आपस में उलझे हुए होते हैं, उन छोटे बच्चे के बालों में धीरे धीरे कंघी करके उन बालों को खुला किया जाता है। गेंसुओं का मतलब होता है बालों में। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, गेंसुओं माने बालों में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन अ। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि सावन की घटाएं छाई हैं, सावन की घटाएं छा जाती हैं। तो सावन की घटाएं कौन से मौसम में छा जाती हैं? गर्मी में, वर्षा में, सर्दी में या बसंत ऋतु में? तो सभी को पता है सावन तो है वर्षा ऋतु में आता है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट राइट आंसर ब है इसका। प्रश्न है चौथा,
फिराक गोरखपुरी साहब का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो देखो अभी हम इनका एक इसी क्लास में लास्ट में एक प्रश्न है व्यक्तित्व और कृतित्व, वहां पे हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे, इनका व्यक्तित्व, इनका कृतित्व, इनकी सारी चीजें देखेंगे। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इनके जन्म अगर पूछा जाए स्थान और वो पूछा जाए तो राइट आंसर करेंगे 1896 में। इनका सन अगर पूछा जाता है तो 1896 में फिराक गोरखपुरी साहब का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। पांचवा प्रश्न देखिए, गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? देखिए गोरखपुरी साहब को पद्म भूषण दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 3 पुरस्कार दिए गए हैं, ध्यान रखना। इंपोर्टेंट कवि हैं, आप याद रखिए, इनसे रिलेटेड प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाएगा। और पूछा है कि भाई कौन सी रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे सामने इनकी विभिन्न जो रचना है उसमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उन्हें गुले नगमा जो इनकी रचना है इस रचना पर दिया गया है, ये आप याद रखिए। ये सारी इनकी रचना है। बजमे जिंदगी ये भी इन्हीं की रचना है, गुले नगमा भी इनकी है, उर्दू गजल गोई ये भी इनकी है और रंगे शायरी ये सारी रचना है इनकी। लेकिन इनकी इस गुले नगमा रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है छठा प्रश्न है कि बच्चों के घरौंदों में दीपक कौन जलाता है? ऑप्शन 1 है पिता जलाते हैं, 2 है दादी जलाती है, 3 है माता जलाती है या फिर बहन जलाती है। तो देखो जहां जहां वर्णन हुआ है बच्चे का माता का आपस में जो वो रिलेशन बताया है, आपस में उनके क्रियाकलापों की बात हुई है, तो बच्चे के घरौंदे में दीपक जलाने में भी माता का ही वर्णन हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स, माता जलाती है, बच्चे के घरौंदे में दीपक जलाती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि खिलखिलाते बच्चे की हंसी कब गूंज उठती है? जब माँ उसे प्यार से हवा में उछालती है, जैसे लौका देना कहते हैं ना, माँ उसे बच्चे को ऐसे उछालती है तो बच्चा खिल खिल के हंसता है, खिलखिलाता हुआ हंसता है। या फिर जब माँ उसके गेंसुओं में कंघी करती है, गेंसुओं का मतलब होता है बालों में जब कंघी करती है उसको स्नान करा के तब, या फिर जब माँ उसको कपड़े पहनाती है तब, या फिर जब माँ उसे खिलौने देती है तब। तो देखो राइट आंसर रहेगा कि बच्चे की खिलखिलाती हंसी गूंज उठती है जब माँ उसे लौका देती है, हवा में उसे उछाल देती है। तो सही जवाब है ऑप्शन अ। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, जब माँ उसे हवा में उछालती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अभी हमने बात करी लौका देना, मुहावरे का अर्थ बताइए। लौका देना यानी बच्चे को ऐसे हाथों में लेके ऐसे हवा में उछालना फिर उसे पकड़ लेना। तो लौका का मतलब होता है हवा में उछालना, सही जवाब रहेगा आंसर अ। ऊपर से फेंकना, बाहर निकाल देना या भगा देना ये नहीं है, राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन अ। लौका देना मतलब हवा में उछाल देना प्यार से। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां प्रश्न है कि भाई के हैं बांधती चमकती राखी की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन 1 है बिजली के चमकने से, चांद की चांदनी से, हल्की हल्की घटाओं से या सूर्य के तेज से। तो आंसर यहाँ पे जो लच्छे होते हैं उसके राखी के लच्छे वो किसके समान दिखाई देते हैं? बिजली की चमक के समान। जब आसमान में बिजली चमकती है तो ऐसे आपने लाइनें देखी होगी है ना, ऐसे लाइनें होती है, तो वो लाइनें किसके समान होती है? जो राखी होती है, राखी के जो लच्छे होते हैं पीछे वाले उसके समान। तो राइट आंसर है ऑप्शन अ। अगला क्वेश्चन देखो कि बालक के चांद की जिद करने पर मां ने उसकी संतुष्टि कैसे की? तो बालक जब जिद करता है, क्या करता है? उस खिलौने को प्राप्त करने की। कौन सा खिलौना? चांद वाला खिलौना, कि मुझे तो वो चांद का खिलौना ही चाहिए। तो माँ क्या करती है कि बालक को दूसरा खिलौना देती है, बालक को दर्पण दिखा देती है, दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है, या उसका मन दूसरी बातों की ओर लगाया जाता है। तो जब वो खिलौना मांगता है बच्चा, वो चांद मांगता है बच्चा, तो माँ उसे दर्पण देती है और उसमें उस बच्चे का जो प्रतिबिंब है वो दिखाती, देख चांद यहाँ पे उतर आया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा कि दर्पण में चांद का प्रतिबिंब जो है वो उसमें दिखाती है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बच्चे के घरौंदे में जलाती हैं दिए, पंक्ति में दिए जलाने से क्या तात्पर्य? अभी प्रश्न आया था ना कि दिए जलाता कौन है, तो माँ जलाती है। क्या मतलब है इसका? चीनी मिट्टी के खिलौने चमकने लगते हैं
ऑप्शन है कि माँ का चमकता रूप दिखाई देता है, बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है, या घर का सौंदर्य जो है वो दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का बच्चों सही जवाब रहेगा ऑप्शन स कि बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। खिलखिलाता है, हंसता है तो ऐसा लगता है जैसे दीपक जला दिए हो बच्चे के घरौंदे में। अगला क्वेश्चन है 12वां प्रश्न है, देखो कि बालक किस पर ललचाया है। ऑप्शन 1 मिठाई पर, 2 है खिलौने पर, तीसरा है चांद पर और चौथा है कपड़ों पर। तो बच्चा ललचाया है, आंसर बताइए। राइट आंसर है चांद पे। जैसे ही उसने वो चांद देखा तो बच्चा उस पे ललचाया, माँ से जिद करी मुझे तो वही चांद खिलौना चाहिए। माँ उसे दर्पण में दिखाती है, कहता है ये चांद इसमें उतर आया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है कि खिलखिलाते बच्चे की हंसी कब गूंज उठती है। ऑप्शन 1 कि जब माँ बच्चे को गोदी में लेती है, या फिर जब माँ बच्चे को चांद का टुकड़ा कहती है, या फिर जब माँ बच्चे को लौका देती है यानी उछाल देती है, या फिर जब माँ बच्चे को चांद का प्रतिबिंब दिखाती है। तो बच्चे की खिलखिलाती हुई कब गूंजती है कि जब माँ बच्चे को लौका देती है, जब माँ बच्चे को उछाल देती है तो बच्चा खिलखिला के हंस देता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां कि रुबाइया कवितांश में कौन सा रस है। श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है या वात्सल्य रस है। मैंने बताया था पिछली कविता में भी कि जब माँ और बेटे के बीच में, माँ और पुत्र के बीच में जो स्नेह का भाव होता है वो हमेशा वात्सल्य रस उसमें होता है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन हमने देखो निराला की जो बात करी थी तो उसमें निराला ने जो लिखा है सरोज स्मृति, उसमें भी पूछा था इसमें रस कौन सा है, तो उसमें भी वात्सल्य और साथ ही साथ करुण रस भी था उसमें, क्योंकि वहां पे दुख भी व्यक्त किया है और साथ ही साथ पिता और पुत्री के बीच का जो स्नेह था उसकी बात भी करी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन देखो कि रुबाइया क्या है। गर्विला है, एक प्रकार का रोब है, उर्दू फारसी का एक छंद है या एक प्रकार की रूमानियत है। तो हमने देखो इनकी विशेषता देखी थी, अभी हम रुबाइया की जब विशेषता देख रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि रुबाइया जो है वो फारसी का एक प्रारूप होता है, कविता लेखन का एक प्रारूप होता है, काव्य का एक प्रारूप होता है। तो ये उर्दू फारसी का एक छंद होता है और इन्होंने फिराक गोरखपुरी साहब ने इस जो रुबाइया है इसमें हिंदी और उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है। अब देखिए 16वां प्रश्न है कि उलझे हुए गेंसुओं में कंघी करके पंक्ति में गेंसुओं से क्या तात्पर्य है। तो इसका अर्थ होता है बालों में कंघी करके। इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, ऑप्शन अ इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिराक गोरखपुरी के साहित्य में किस छंद का प्रयोग किया गया है। वर्णिक छंद का है, गजल का है, रुबाइयों का है या मुक्तक छंद का है। ये विभिन्न प्रकार के छंद होते हैं। इसमें जो उर्दू फारसी से रिलेटेड जो छंद होते हैं वो रुबाइया कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें रुबाइया। वर्णिक छंद क्या होते हैं आपको पता होगा कि छंद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक छंद, एक मात्रिक छंद। जिस छंद में वर्णों की मात्रा निश्चित रहती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं, जिसमें मात्रा की संख्या निश्चित रहती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां है कि बच्चों के घरौंदों में दीपक कौन जलाता है। तो बच्चों के घरौंदों में दीपक माता जलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है कि बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्चे। फिराक गोरखपुरी ने रक्षाबंधन के लच्चों अर्थात धागों, लच्चे का मतलब क्या होता है धागे, तो धागों को बिजली की तरह चमकीला क्यों बताया है। तो रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है वो भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। बहन जब भाई के राखी बांधती है तो उसके जो लच्चे होते हैं वो चमकते हैं बिजली की तरह। मतलब क्या कि बिजली जब आसमान में चमकती है, जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है तो उसकी जो ऐसे लाइनें बन जाती है ना, उसी तरीके से ये चमकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि रक्षाबंधन यानी राखी के लच्चों में रंग बिरंगी सुंदरता और चमक का सहज आकर्षण रहता है उसमें। इसीलिए बादलों के साथ बिजली की चमक के समान राखी के धागों में भाई बहन का अटूट स्नेह संबंध बना रहता है और इसीलिए कवि ने इन्हें चमकीला बताया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न है हाँ कि रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दीपावली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए, बताइए, वर्णन कीजिए। तो फिराक गोरखपुरी साहब ने जो वर्णन किया है अपनी रुबाइयों में उसका हमें अपनी भाषा में यहाँ पे बिंब विधान देना है। तो लिखेंगे कि फिराक गोरखपुरी ने दीपावली का दृश्य बिंब इस प्रकार चित्रित किया है। क्या चित्रित किया है। शाम का समय है,
आप याद करिए कविता जो पढ़ी थी उसमें, क्या ना, शाम का समय है, लिपा और पूता हुआ एवं स्वच्छ घर का आंगन है। माँ अपने बच्चों के लिए जगमगाते चीनी के खिलौने सजाती है और प्रसन्नता से दीपक जलाती है तथा बच्चों की खिलखिलाहट से पूरा घर आंगन जगमगा जाता है। राखी के लच्छों में, अब देखो फिर आती है रक्षाबंधन की, दीपावली का हो गया, फिर रक्षाबंधन की बात, तो राखी के लच्छों में जो लच्छे होते हैं, जो धागे होते हैं, उसमें रंग बिरंगी सुंदरता और बिजली की चमक का सहज आकर्षण रहता है। राखी के धागों में भाई बहन का अटूट स्नेह संबंध जो है वो बना रहता है। तो इस तरीके से आपको रक्षाबंधन का, इसी तरीके से आपको दीपावली का जो भाव यहाँ पे प्रदर्शित हुआ है इन रुबाइयों में, वो आपको वर्णन करना है। अगर एक पूछा जाता है तो एक लिखेंगे, अगर दोनों पूछा जाता है तो दोनों लिखेंगे। और इससे रिलेटेड और भी कोई अगर प्रश्न आता है तो आप अगर इसको ध्यान से समझ लेते हैं ना, तो बाकी वाले प्रश्न भी कर लेंगे। अभी देखो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब यहां पे क्या करेंगे कि ये जो सॉरी, ये जो प्रश्न है 21वां कि कवि फिराक गोरखपुरी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न आएगा, आपका ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें हमें उनका कृतित्व भी देखना है। कृतित्व मैंने उनकी कृतियां, उनकी रचनाएं, विभिन्न जो गद्य पद्य गजल जो कुछ भी इन्होंने लिखा है वो हम देखने वाले हैं। व्यक्तित्व में इनका जन्म, इनका जीवन, इनकी मृत्यु, वो सारा इसमें लिखा जाता है। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रघुपति सहाय, अब देखो इनको रघुपति सहाय उपनाम दिया गया है, ध्यान रखना। फिराक गोरखपुरी साहब को रघुपति सहाय के नाम से जाना जाता है। उर्दू भाषा के एक महान कवि और शायर थे। तो किस भाषा के महान कवि और शायर थे? उर्दू भाषा के, फारसी भाषा के भी लिख सकते हैं। उनका जन्म, अब देखो 1896 में हमने किया था ना, प्रश्न आया था कब हुआ था, तो 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे। तो ये तो हो गया इनका व्यक्तित्व। जन्म कब हुआ था? 1896 में, ध्यान रखना है। कहां पे हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। विभिन्न भाषाओं के जानकार थे, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, और ये फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे थे। अब इनके कृतित्व की अगर हम बात करें, यानी इनके कृतित्व मतलब जिसमें कृतियां आ जाती है, तो कृतियों में पहले हम देखेंगे इनकी गजलें। तो देखो फिराक गोरखपुरी मुख्य रूप से अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध हैं, अपनी गजलों के लिए जाने जाते हैं। उनकी गजलों में प्रेम, दर्द, रहस्यवाद और जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण मिलता है। जैसे हमारे सिलेबस में जो इनकी गजलें हैं उसमें भी हम देखते हैं जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया है, माता और बच्चे के बीच में प्रेम का वर्णन किया है, दर्द भी कहीं कहीं पे आता है, रहस्यात्मकता का वर्णन भी होता है। उनकी भाषा सरल और सहज है और उनकी गजलों में गहरी भावनाएं होती हैं। तो ये तो होगी रचनाओं में गजलों की बात। दूसरा इनकी रचनाओं में आता है नज्म, है ना, नज्में। तो देखो फिराक गोरखपुरी ने नज्में भी लिखी हैं, जिसमें कुछ आप उदाहरण देख सकते हैं, गुलाब का फूल और तेरे बिन, ये इनकी प्रसिद्ध नज्में हैं। तो याद रखना, पहला तो इनका गजल, दूसरा हो गया इनका नज्में, और तीसरा इन्होंने गद्य भी लिखा है। ठीक है, पद्य के साथ साथ गद्य भी लिखा है। फिराक गोरखपुरी ने गद्य में भी लिखा है, जिसमें शायरी का दार्शनिक आधार, ये एक उदाहरण, और दूसरा है उर्दू शायरी का इतिहास प्रसिद्ध है। तो ये क्या है ये इनके गद्य हैं। ठीक है, तो ये तो देखो ये हमने इनका लिखा, इनकी रचना। अब इनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा जानिए। सरल और बिल्कुल विनम्र स्वभाव इनका। फिराक गोरखपुरी एक सरल और विनम्र व्यक्तित्व थे। वे अपनी विनम्रता और सज्जनता के लिए भी जाने जाते थे। फिर आता है ज्ञान प्रेमी। फिराक गोरखपुरी ज्ञान प्रेमी थे। उन्होंने विभिन्न विषयों में रुचि ली और वे हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। जैसे हमने पहले देखा कि वो उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, और अंग्रेजी के तो प्रोफेसर भी रहे। तो भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। फिर है देशभक्त। फिराक गोरखपुरी देशभक्त भी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में देशभक्ति की भावनाओं को भी व्यक्त किया है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, तो इनको फिर है ना
इनकी फिर इनकी उपलब्धियां या फिर इनको जो पुरस्कार मिले थे, तो इसमें एक पुरस्कार तो है इनका ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिराक गोरखपुरी साहब को 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा पुरस्कार मिला था वो था पद्म भूषण, 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और तीसरा पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। आया था ना साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, देखो हमने पिछला प्रश्न किया था। तो 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिराक गोरखपुरी का निधन 3 मार्च 1982 को नई दिल्ली में हुआ। वे उर्दू साहित्य के एक महान स्तंभ थे और उनकी रचनाएं आज भी लोकप्रिय हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने फिराक गोरखपुरी साहब और उनकी रचनाएं यानी गजलों के बारे में कंप्लीटली इस चैप्टर में हमने उनकी विशेषताएं पढ़ी, साथ ही साथ उसके जितने बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते थे पढ़े हैं। उसके बाद हमने लघुत्रात्मक प्रश्न भी देखे और अंत में हमने कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व से रिलेटेड ओवरऑल जितना भी इस चैप्टर से बन सकता था वो कंप्लीटली किया है। ये 8वां दिन था हमारा। इसी तरीके से एक एक करके हम एग्जाम से पहले कंप्लीटली सिलेबस करने वाले हैं। ठीक है, कैसी लगी आज की ये क्लास आप मुझे जरूर बताइए। और मैं आपको बता देता हूं कि इसी तरीके से हमारी जो बाकी रचना है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, अगर आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है, जो बच्चे नए हैं पहली बार क्लास में आए हैं, तो मैं बता देता हूं कि हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है बच्चों। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहां आपको हिंदी का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जहां पे आपको ये सारे चैप्टर्स इसी तरीके से उसकी व्याख्या भी मिलेगी, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। हमारा एक 2000 प्रश्नों की सीरीज है, उस 2000 प्रश्नों की हिंदी की सीरीज में भी आपको ये सारे जो क्लासेस है ना चैप्टर वाइज भी हमने ली है और टोटल 2000 प्रश्न है, जहां पे आपको पीडीएफ भी मिलेगी और उस पीडीएफ के साथ साथ आपको वीडियोस भी मिलेंगे। ठीक है, और इसी की तरह हिंदी के अलावा हमारी इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सब कुछ आपको हम इसी ऐप में मिल जाएगा। हमारे चैनल में जो विभिन्न हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है, वो प्लेलिस्ट की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां पे सब्जेक्ट वाइज आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से जो है वो जो भी पढ़ना है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हमारा नंबर अगर आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें या फिर ये लिंक अगर आपको नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 9079622989। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमारे जितने भी लिंक हैं, ऐप के लिंक, चैनल के लिंक, हमारे वेबसाइट के लिंक, कोर्सेज की प्लेलिस्ट के सारे लिंक आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।